हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज शुरुआत करते हैं अपने इस धुआंधार सेशन की। इसमें हम लोग बहुत बढ़िया से कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हमारी ये जो है लेखपाल सीरीज है, तो जी हाँ, आप शुरू हो जाए। लेखपाल सीरीज के लिए तैयार हैं सभी लोग? एवरीबॉडी बोलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करें तो आइए जोरों से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो CBT 1 हो चुका है, ग्रुप डी, उसमें बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और इस CBT 2 भी होगा। यानी हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। स्पेशली हाई कोर्ट में जो एग्जाम आपने दिया था 4-5 जनवरी को, 23 जनवरी को आंसर की रिलीज हुई थी और उसके बाद फरवरी में आपको रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बात की हैं। और लेकिन पहले ये बात सुनिए, जो इसमें कवर करेंगे हम ओवरऑल जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जब जो जितना हमारा यूपी है और जीएस में जितना पोर्शन आ रहा है वो हम सब कवर करेंगे। यानी कि इसका नाम है लेखपाल सीरीज। मतलब हमारे जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, उन सब के लिए ये सीरीज है। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे अभी तक आए हैं वो यूपी से ही कनेक्टेड हैं, मुझे ऐसा थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ से हैं अपना डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। और जो भी लोग अदर स्टेट से देख रहे हैं, यूपी को छोड़कर कहीं और से, तो अपना कमेंट मैसेज मुझे करिएगा इस वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद में, और शुरू में भी कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम हर एक चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशंस जो आती हैं उनको अपडेट करता रहता हूँ, देता हूँ आपको। और जो हमारे पास कंटेंट बढ़िया है उनको मैं कराता हूँ। तो दोस्तों, हमारे ग्रुप डी और NTPC उन सब के लिए भी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हमारी बातें हो गई। कितनी मिनट मैंने, हाँ 2 मिनट मैंने लिया है, लेकिन हाँ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम शुरुआत करेंगे तो रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले ये सब बातें हमारी होती रहेंगी। तो आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने लिया हुआ है, यूपी जीके उत्तर प्रदेश का है। तो अगर हम बात करें विश्व में वर्ष 2016-17 की बजट, भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान था? यानी हम कह सकते हैं बजट जो है बच्चा, बजट उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2000 जो 24-25 का हमारा बजट है जो आया है 2025 का, अब उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे हमारा पूछा जाएगा। ये हम कह सकते हैं दावे के साथ, क्योंकि अगर इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बजट से आए मेरे दोस्त, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लीजिएगा, रफली आइडिया होना चाहिए बजट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो स्थान था वो पूछ रहा है कि और देशों के मुकाबले में हमारे, यानी कि देशों की तुलना में कौन सा स्थान था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 4th स्थान था। ये हमारा डेटा कब का है? ये डेटा हमारा 2016-17 का है। आपको अपडेट होकर यहाँ पे जाना पड़ेगा जो करंटली में चल रहा है डेटा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग था। आइए बात करते हैं, यहाँ से हमें रफली आइडिया भी होगा किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मेन मोटो तो यही है मेरा। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ में आए किस तरह से बन रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन था, ये करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए से हम ले नहीं रहे। जो अगला आएगा क्वेश्चन जो लगेगा मुझे इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हम जरूर बताएंगे। और वरना आप स्क्रीनशॉट जो है कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप देखिएगा। आंसर वैसे आंसर तो इसमें दिख भी रहा है, आंसर देखिए और अपना जो है सोचिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो आपको पता है कि जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा था। हम डायरेक्ट बताएंगे क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अगर पानीपत द्वितीय की युद्ध बात कर रहे हैं तो हमारा 1556 में हुआ था। ठीक है, 1556 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, तो वो हमारा किसके? अकबर और हेमू के बीच में होता है। ठीक है, तो चाहे तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं और बाकी आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप का नाम है इंग्लिश बाई विनेश सर 1 2 3। आप डाल दीजिएगा, आ जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आगे बात करें, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 के ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की है? तो इसका आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी कि शिवा थापा। ये करंट का क्वेश्चन था, हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें करंट अपडेट रखना है। ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसी वजह से मैंने ले लिया, ये जानकारी जरूरी नहीं है। 54 की बात करें, 54 में हम लोग कह सकते हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत
के गवर्नर कौन थे? तो आइए बात करते हैं, ये हमारे कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में हमारे जो भारतीय गवर्नर जो बने हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। माउंटबेटन हमारे पहले भारत के गवर्नर थे, हम कह सकते हैं इनको, तो हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ डिटेल दी गई है तो उनको पढ़िएगा। अगर हम बात करें और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो वारेन हेस्टिंग है, ये हमारे बंगाल के फर्स्ट गवर्नर बने थे। बंगाल जब आप 1905 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था, वहाँ पर ये वारेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट क्या बने थे? हम कह सकते हैं वायसराय बने थे, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है कि गवर्नर की बात हो रही है, ठीक है, वायसराय की बात नहीं है, गवर्नर की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। आइए डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हमें जरूरी जानकारी मिल जाती है कुछ, उनको भी याद रखना है। लॉर्ड माउंटेन लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस इनको कहा जाता था, और स्वतंत्र भारत के पहले हमारे ये थे माउंटबेटन, ठीक है। गवर्नर जनरल की बात करें हम लोग तो इन्हीं को मानेंगे, ठीक है, तो इन्हीं को मानेंगे जनरल, यानी फर्स्ट जनरल, आप इनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल जीजी आप कर दीजिएगा, ठीक है। जीजी और वीसी में वाइसराय गवर्नर जनरल वो अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है। तो इसके बाद मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? मैंने बोला कि यहाँ पे पूर्व वारेन हेस्टिंग बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल था। अरे बट्टा था, थे, रिस्पेक्ट भी नहीं दिया बुक वालों ने, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो यही बोलेंगे ना, वारेन हेस्टिंग बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से मैं बोलूँगा, लेकिन लिखने वालों को कुछ भी लिख देते हैं भैया, कुछ भी लिख देते हैं। देखिए, आइए, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन कितना होता है? तो मैं बात करूं यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं 37 पॉइंट लगभग किस में आ रहा है? देखिए 37 पॉइंट किस में आ रहा है? 37 तो आसपास फिलहाल हम बात करें 37 यहाँ पर मिलेगा, मुझे जितना आइडिया याद था, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, इसको देखिए। लिखा गया आयरन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, मतलब परसेंटेज कितना है? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त। क्यों याद रखना है? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो डी ऑप्शन है आयरन, यानी लौह आयरन कितनी मात्रा है? तो 32 से 35% के बीच में है। आपको याद रखना, पृथ्वी की संरचना में आयरन कितना है? आयरन हमारा 32.1% है, यानी 32 से 35% के बीच में है, ठीक है। और बाकी चीज़ें ये आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारा 30.17%, सिलिकॉन हमारी कितनी है? 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, और सल्फर कितना है? सल्फर हमारे 2.9%, ठीक है। और अगर निकल की बात करें तो 1.8%। कैल्शियम, एल्यूमिनियम और शेष बाकी रह जाते हैं, उनको हम लोग कंसीडर करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1.2 ले लीजिए आप, ठीक है। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट पर, ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट पे यानी कि भू पट्टी पर कितना लगभग ऑक्सीजन होता है? तो हमें याद रखना है कि 47%। अगर हम लोग वायुमंडल की बात करें तो 21% हमारी ऑक्सीजन रहती है, और 78% हमारा क्या है? नाइट्रोजन रहती है हमारे वायुमंडल में विद्यमान गैसेस। लेकिन अर्थ की क्रस्ट पे अगर बात करें तो याद रखना है 47% हमारी ऑक्सीजन रहती है। अगर आयरन की बात करें तो याद रखना है आपको 32.1%, और ये बात हो रही है ऑक्सीजन यहाँ 30.17%। ये कहाँ के लिए बात हो रही है? जब आपसे बोला जाता है पृथ्वी की संरचना में, ठीक है, ये जो इस तरह से लिखा है पृथ्वी की संरचना में कौन कौन से यानी कि हमारे अयस्क होते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी जो देनी है, किसको देनी है भाई? हमें आयरन को, यानी कि Fe को देनी है। उसके बाद हम जिसको देंगे O को देंगे, ठीक है, O को देंगे। उसके बाद हम लोग किसको देंगे? सिलिकॉन को देंगे। 3 याद रखना, और अगर याद हो जाए आपको मैग्नीशियम तो वो उसी भी ये ऐड कर लेना, ठीक है। यानी कि फॉस आप शॉर्ट ट्रिक इसकी अपनाएंगे तो क्या कह सकते हैं? पृथ्वी FOSM, यानी कि ये ट्रिक निकल कर आएगी, तो इसको मतलब हमारा Fe थोड़ा छोटा सा कर लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पृथ्वी जो है, पृथ्वी में अगर बात करें उसकी संरचना में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है फॉस में, यानी कि Fe से हमारा क्या हो जाएगा? आयरन, O से हमारा ऑक्सीजन, और Fe की मात्रा की अभी बात करेंगे, रुक जाओ पहले इसको याद करो, सिलिकॉन और फिर मैग्नीशियम, यानी कि फॉस में आपको याद रखना है, यानी कि आयरन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हमारा यानी कि क्या है आपको याद रखना है? सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन में SI ऐड कर लो ताकि ये आपको याद रखें। फॉसिज्म है ना, फॉसिज्म ऐसे कह सकते हो, फॉसिज्म,
ये इस तरह से याद करने का तरीका थोड़ा सा मैंने बता दिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इनकी परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा आप बताएंगे हमारा क्या होता है 32.1% आयरन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा 30.17 और सिलिकॉन 15 है, यानी कि हमारा ऑक्सीजन का आधा, ठीक है। ऑक्सीजन का आधा, ऑक्सीजन लगभग आयरन के पास मिल रही है, तो ये थोड़ा आप रफली आइडिया ले लीजिएगा, ठीक है। मैं टाइम इसलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, क्योंकि जीएस का था, यूपी का नहीं था, ठीक है। यूपी और जीएस में थोड़ा सा आप फर्क देखिएगा कैसा बदलता है ये खेल, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की राज्य जनसंख्या घनत्व क्या था? तो मेरे भैया डायरेक्ट आपको याद रखना, कहीं भटकना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जो 828 स्क्वायर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्ट आंसर याद रखो। और यहाँ पे ये क्या है, डेंसिटी के आधार पे है। मैं इंग्लिश में थोड़ा बता दूंगा आपको ताकि याद रहे। अगर बात करें 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की राज्य का जनसंख्या घनत्व यानी कि हमारी डेंसिटी यूपी की, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी में 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर में क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। याद रखना भाई, 828 नंबर बढ़िया है, 828, ठीक है। ये इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। मैं 2016-17 वार्षिक बजट अनुमान, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बजट से, तो आपको भैया मतलब इसको पढ़ लेना है, ठीक है। कहीं से, ठीक, कहीं से पढ़ लो, बुक से या कहीं जो अच्छे टीचर पढ़ाते हों उनसे पढ़ लीजिएगा। बजट के लिए मैं अभी करंट अफेयर मार्केट से लाऊंगा तो करा दूंगा बजट, ठीक है। मेरे दिमाग में है क्या क्या कराना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा ताकि मैं जो आपको चाहिए वो मैं ला सकूँ मार्केट से, ठीक है। पृथ्वी का अगर हम बात करें अर्धव्यास की, तो मेरे भाई हमको ये डेटा याद रखना है। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है? ये 6,371 होता है। कितना होता है? 6,371, डायरेक्ट याद रखो और कोई झमेले में फंसना नहीं। कितना? 6,371 डेटा हमारा क्या होता है? ये हमारी रेडियस होती है। रेडियस का मतलब होता है कोई हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का आधा करोगे तो हाफ होगा। जैसे मैं पूछूं 4 हमारा डायमीटर है, ठीक है, व्यास है, तो इसका अर्धव्यास क्या होगा? अर्धव्यास को मतलब इंग्लिश में हम लोग रेडियस ही बोलते, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब इसको हम कैलकुलेशन, अगर मैथ की बात करें, मैथ की तरीके से, ठीक है, अगर मैं इसमें कहूँ आपसे कि भैया इसका पूरा डायमीटर बताओ, डायमीटर बताओ, और इसका हमारा पूरा व्यास बताओ, यानी अर्ध हटा दिया, तो आपको अगर 6,371 याद है तो देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से बना सकता हूँ मैं, और कैसे आप बना सकते हैं। देखिए, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे भाई, ये हमारा क्या है? अर्धव्यास है, रेडियस है, तो रेडियस का डबल हम करेंगे ना तो हमें पूरा व्यास मिलेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डायमीटर। डायमीटर हमारा क्या होता है? डायमीटर हमारा 2r होता है। आपने मैथ में सीखा होगा डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। तो r हमारा गिवन, यहाँ पे r क्या है? हमारा गिवन है, रेडियस गिवन है, तो डायमीटर हमें निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 2 से। तो हम कह सकते हैं 2 मतलब 2, और फिर 2 7 14, फिर हम बात करेंगे 1 के लिए, तो 2 3 6 7, और फिर हम 2 6 12, यानी क्या कर सकते हैं? 12,742 क्या रहेगा हमारा? व्यास रहेगा। इसको हम व्यास बोलेंगे, ठीक है। बोलो क्वेश्चन क्लियर, हाँ या ना? इतना हमारा मैथ का सोल्यूशन हो गया। तो मैथ भी इसमें मतलब आप सीख लीजिए। 12,742 की क्या है? 12,742 हमारा व्यास है। अगर अर्धव्यास बात करें तो हम 6,700, ठीक है, 6,371 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6,371, ठीक है। डेटा इसको याद रखना है। अगली वीडियो में हम पूछेंगे आपसे, कमेंट में करिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा ये आपने आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात करें नंबर की, तो ये हम सूर्य से अगर देखेंगे ना, सूर्य से दूरी के क्रम में, तो तीसरा स्थान मिलेगा, तीसरा स्थान मिलेगा। अगर हम लोग आकार, ये हमने बात की है दूरी यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमारा तीसरा नंबर रहेगा पृथ्वी का। अगर हम बात करें आकार के यानी शेप एंड साइज के बारे में, तो हम कह सकते हैं जो अर्थ का वो रहेगा वो हमारा 5वां नंबर रहेगा, ठीक है। 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है, प्लैनेट जिसपे हम रहते हैं, जिसमें जीवन संभव है, ये सब कुछ लिखा है, आप याद कर लीजिएगा। इसमें 2 डेटा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 2 डेटा दिए। विषुवतीय त्रिज्या पूछा जाएगा तो अलग रहेगा हमारा आंसर, 6,378 रहेगा। अगर ध्रुवीय त्रिज्या पूछा जाएगा यानी पोलर जो होते हैं वहाँ से पूछा जाएगा तो 6,357 आपको याद रखना है। पृथ्वी के औसत त्रिज्या की बात करें तो 6,371 है। इनमें से जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। ये पृथ्वी की यानी रेडियस पूछा था 6,371, और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो आपको याद रखना है 51,001 लाख,
51 जीरो 1 लाख, यानी 5 टाइम जीरो, 5101 मैंने याद कर रखा है, 5101। फिर उसके बाद एल भी लिख दोगे तभी आपका मान लिया जाएगा, ये नहीं कि आपको याद रहेगा। 5101 लाख, यानी 1 में 5 जीरो चिपका दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, जौनपुर में है सबसे अधिक। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हमारा कहाँ मिलेगा, उसके बाद हमारा मिलेगा आजमगढ़ में, उसके बाद हमारा कहाँ मिलेगा, उसके बाद हम कह सकेंगे गोरखपुर में। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे है, फिर हमारा तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे देवरिया हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे देवरिया। तो पहला, अरे यार कहाँ चले गए मेरे दोस्त, आइए बात करें। ये जौनपुर हमारा अगर ये देखो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइस्ट सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना जौनपुर में। जौनपुर के बाद में क्या आएगा, ये आजमगढ़ आएगा, फिर हमारा क्या आएगा बोलो, देवरिया आएगा, फिर हमारा गोरखपुर आएगा। मतलब हमारा सही जवाब ये है, सबसे अधिक बोला था तो हमें सबसे अधिक जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जौनपुर कहाँ पड़ता है आपको कमेंट में बताना है। यहाँ देखिए लिंगानुपात की बात हो रही है, जौनपुर का 1024 है, गोरखपुर का 924 है, देवरिया का 1017 है और आजमगढ़ का 1019 है। तो अगर हम इसको अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले जौनपुर आएगा, फिर क्या आएगा बोलो, उसके बाद आजमगढ़ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा देवरिया आएगा, फिर लास्ट में हमारा गोरखपुर आएगा। ठीक है, तो जौनपुर याद रखना है। जौनपुर के बारे में एक और विशेष बात है, मैं बता देता हूँ यार, मुझे याद आ गई। ठीक है, जौनपुर और मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर अलग है, मिर्ज़ापुर देखो पड़ता है कहाँ और जौनपुर कहाँ पड़ता है। जौनपुर जो है सुल्तानपुर के पास में है, ऐसा आपको पता होगा। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, और एक है MBT फिरोज, यानी कि FS फिरोज शाह तुगलक FST, और एक है MBT को हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने MBT की याद में जौनपुर को बसाया था। ये आपको बताना है क्या ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। ठीक है, जो मैंने बोला कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया था। दोस्तों कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये सब। 60वें की बात कर रहे हैं हम लोग। निम्न में से किस ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला, तो आंसर क्या होगा, ये यानी श्री चंद्र भानु गुप्ता, इन्होंने कभी भी संभाला नहीं है। और संभाला कि इन्होंने है, तो याद रखना हमारे मोदी जो आजकल क्या है PM है, यानी श्री HP मोदी जी, और कन्हैया मणिकलाल मुंशी, और यानी बरगुला रामकृष्ण राव, तो यह तीनों ने संभाला हुआ है, इन्होंने कभी संभाला नहीं, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चंद्र भानु गुप्ता ने नहीं संभाला है, श्री HP मोदी ने संभाला है, और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, और बरगुला रामकृष्ण राव। आपको पीछे से याद रखो, मोदी मुंशी राव ने रखा है, गुप्ता ने नहीं रखा हुआ है। और भी आ सकते हैं ऑप्शन हटकर, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ये देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है हारमसजी पेरोसा सोदी 1945 से 1952, श्री कन्हैयालाल मणिकलाल 1952 से 1957 में। ये दिए गए डिटेल, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं किस आंदोलन में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसको याद रखना। पूरा दिखा देता हूँ ताकि इंग्लिश वालों का छूटे ना। ठीक है, बात कर रहे हैं कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है। करो या मरो का नारा देखिए 1942 में, जहाँ तक कि मुझे याद है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन या करो, इसको अलग बताएंगे। ठीक है, करो या मरो का नारा सीख लीजिए, महात्मा गांधी ने ये दिया था, किस आंदोलन के लिए दिया गया था ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट इसका याद रखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इससे हाँ अब ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन है उसी में इन्होंने 1942, और मुंबई की बात है हो रही है। ठीक, 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मतलब हिस्सा लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन चला तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया, यानी कि डू एंड डाई।
ठीक है, याद रखना डू एंड डाई का जो, ठीक है, स्लोगन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, डू और डाई, करो या मरो भाई, बहुत अच्छा है, लड़ो या भाग जाओ एग्जाम छोड़कर, है ना। एग्जाम सेंटर पहुंचो और पेपर जब देने की बारी आए तो एग्जाम सेंटर से मत भागो, पहले जब पेपर मिले, और पेपर मिले उसके बाद पेपर छोड़ो और भागो, है ना। मतलब पेपर देने के बाद, ठीक है, ऐसा मत करना पेपर मिले और बिना किए छोड़ाओ, मतलब चले आओ। तो आपको याद रखना है इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में लिए थे, इसके ये एक्सप्लेनेशन है, आइए पढ़ा देता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ और सुनिएगा, कॉपरेट करिएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जिसका अर्थ होता है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह का प्रयत्न करे था। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, जहां कुछ संशोधन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। 9 अगस्त को भोर में ही ऑपरेशन जीरो आवर हुआ। ठीक है, तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। ओ गॉड, ठीक है, ये देखो कहानी हुई, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन को नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि उसमें महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, इसी वजह से ये रोक नहीं पाए, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व भारत की प्रत्येक जनता खुद कर रही थी। अच्छा भाई, ठीक है, आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन कब चलाया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको याद रखना है कि ये 8 अगस्त 1942 में चलाया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसके लिए था मेरे भैया, ये अंग्रेजों के लिए था, अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, उन्होंने कहा था इनको भगा दो और हम लोग रहें। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह से प्रयत्न कर रही थी। भैया आपको पता होना चाहिए कि आंदोलन चले बहुत सारे, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8 अगस्त 1942 की बात याद रखना है। कांग्रेस अच्छा सबसे पहले जब इस्टेब्लिश हुई थी 28 दिसंबर 1985 या 1885, तो कांग्रेस की स्थापना की बात करें 28 दिसंबर और 1885 में। और यहाँ पे इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बेमोस चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। अगर बात करें इसमें स्थापना जो हुई कहाँ पे हुई, आपको पता होगा तेजपाल स्कूल हुआ करता महाराष्ट्र में, वहीं से। इसका पहला नाम क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। शुरू में जब बनाई थी तो इसका नाम था, यानी कि आप कह सकते हैं नेशनल कांग्रेस यूनियन। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। ठीक, ये तो पता होगा, बेसिकली पता ही होता है। हाँ, ये सिंपल सी बात है, इनको याद रखना है भैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हुआ है। एसएससी रेलवे न जाने कौन कौन से एग्जाम में भागता फिर रहा है बेचारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी? इंटरनेशनल वुमेन डे की, तो याद रखना है आपको। हाँ, बात हो रही है भैया लाल ग्रह किसको बोला जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह मानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वीनस। इसको हम लोग, क्या हो गया गड़बड़, चलो आइए देखें। हाँ, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं भैया। ठीक है, मंगल ग्रह को बोलते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब कुछ तारा कौन है भैया? वीनस है। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, ये सब बोलते हैं। और लाल ग्रह किसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग रेड प्लानेट किसको कहते हैं, तो याद रखना है रेड प्लानेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लानेट, तो उसको बोलते हैं मार्स को, जिसको हम बोलते हैं क्या? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पे भी याद रखना है कि सौरमंडल में मंगल ग्रह मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम चौथा नंबर है भैया, याद रखना है। आकार में 7वां सबसे बड़ा है। इस ग्रह का आयरन ऑक्साइड अधिकतर कारण है। पृथ्वी से देखने पर इसकी छवि लाल दिखती है, किसके? यानी कि आयरन ऑक्साइड, यानी FeO, FeO आयरन ऑक्साइड की वजह से ये हमारा रेड प्लैनेट कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को, याद रखना है, सिंपल सी बात भाई। और आगे पढ़ते हैं भैया, देखो क्या लिखा है। ये सब चीज़ें जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखनी चीज़ें। इसकी छवि लाल दिखती है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध के भगवान के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के भगवान। ठीक है, अब भैया याद रखना, युद्ध के भगवान को
भगवान के नाम से किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, मंगल ग्रह को, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स प्लानेट, ठीक है, याद रखना है युद्ध के भगवान के नाम से। ये नया क्वेश्चन है, बोलो आ भी सकता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आपको याद रखना है ये दयानंद सरस्वती ने की है। अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज में, देखो हिंदी लिख नहीं पाता यार, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो याद रखना है ये आर है, आर दिख रहा है, इसको हम ट्रिपल आर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिपल आर। ट्रिपल आर मूवी बन गई भैया। तो वहां से हमने क्या किया, आपको बोला ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना जब हो जाएगी तो आर्य दयानंद सरस्वती को आप याद रखेंगे। ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आइए डिटेल बताते हैं आपको इसके बारे में। डिटेल क्या है देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1975 में मुंबई में की थी, जिसका उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पश्चात प्रभाव को समाप्त करना। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं ये जो दयानंद सरस्वती जो थे 1975 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं और भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाई साहब। और आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब दिया गया था? तो आपको डेट याद रखना है। ये एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो छपेगा क्वेश्चन, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन को रोक नहीं सकता कोई। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय भाषा कब चुना गया है? तो याद रखना है कब? 1989। नंबर टफ है ना? टफ है। चलो कुछ इसके लिए जुगाड़ सोचवाता हूँ। उत्तर प्रदेश का शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राज्य में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में, तो यहाँ उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? आपको याद रखना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं अधिनियम था, और अधिनियम जब बना तो उसको हमने बोल दिया उत्तर प्रदेश राज्य में कब घोषित किया? तो 1989 में। 1989 ही अधिनियम था, उसी के नाम पर ये पड़ा। बस इस तरह से याद रखो, 1989 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1989 में ही उर्दू को क्या माना गया? उर्दू को हम लोग द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकारा है। किसने? ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। आइए बात करते हैं हम लोग निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से झरिया झारखंड कोयले के लिए है, ये नहीं है। स्टील निर्माण में जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये सब के सब हैं। और जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। जासे जमशेदपुर और झांसे झारखंड, ये सब पड़ते हैं। तो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है इनको। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में लगाए थे ये ब्रिटेन की सहायता से, जमशेदपुर झारखंड में जो लगाया था जर्मनी की सहायता से, और जो झरिया झारखंड है वो रूस की सहायता से लगा था। आप देखिए यहाँ पे झरिया झारखंड राज्य का एक शहर है जो कोयला के उत्पादन में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में होता है, लेकिन झारखंड में होते हुए भी ये प्रोडक्शन तो करता है बट ये स्टोरेज नहीं करता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ हमारा क्या होगा? स्टोरेज के आधार पर होगा। कोयला सबसे ज़्यादा स्टोर जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? हमारा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। बिहार से झारखंड बना है और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, इसको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है? अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज़्यादा किसका रहा है? तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कौन रहा है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक? तो ये न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा,
ठीक है, मल्होत्रा बोलते हैं वो लोग, लेकिन जो लिखा जाएगा वो मेहरोत्रा लिखा जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा जो थे वो कौन थे? वो लोकायुक्त थे जो सबसे अधिक कार्यकाल तक की रहे, तो इनको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त सर्वाधिक लंबा कार्यकाल न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का है। 16 मार्च 2006 से 30 जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे और न्यायमूर्ति मुर्तुला हुसैन वर्ष 1983 में वर्ष 1989 तक, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल वर्ष 1989 से वर्ष 1995 तक, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा वर्ष 2000 से वर्ष 2006 तक। ये सब आपको पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सबको पता होता है ये हमारा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये मेरे बड़े भैया छोटे भैया, ये पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है कि काशी में, जिसको हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं। यानी कब इसको स्वीकृति प्रदान की गई? तो हमको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्वीकृति हुआ कि यानी कि हम कह सकते थे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसको हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एम्ब्लेम ऑफ इंडिया बीइंग टेकन 26 जनवरी 1950। तो अशोक पिलर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सारनाथ, और कह सकते हैं सारनाथ स्थित कहाँ है? तो ये हमारा सारनाथ पड़ता है बनारस में। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्र चिन्ह के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, मतलब 4 शहर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे अशोक स्तंभ की मूर्ति वगैरह है ना, तो वहाँ पे आपको 4 शहर मिलते होंगे, वो पीठ दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से खड़े हुए हैं, 4 सिंह हैं और जो एक दूसरे की और पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के ऊपर एक चिन्ह, वल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सिंह, एक सांड की उभरी हुई मूर्तियां हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर कानून का धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को चिन्ह को राजकीय प्रतीक स्वीकार किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी? तो यहाँ याद रखना है 12वीं के जो बच्चे हैं अगर वो पास हो गए तो उनको कन्या विद्याधन मिलेगा। ये योजना जो है कब चालू की गई थी? तो 2012-13 में ये अखिलेश द्वारा ये योजना चालू की गई थी, जो आज भी है। साइकिल और पैसे मिलते थे और धनराशि जिसमें छात्र हम कह सकते हैं 30,000 रुपये प्रदान की जाती थी, और जिसे हम लोग 2013 और 14 में बढ़ाकर कितनी की गई? वो घटाकर 20,000 कर दी गई। ठीक है, मतलब 2013 और 14 में बजट नहीं रहा होगा तो इसी वजह से ये घटा दी गई थी। पहले 30,000 थी रुपये, मतलब ये सब याद रखना है। अगर बात करें निम्न में से किस पर्वत स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियस सी ऊटी। ठीक है, ऊटी आपको याद रखना है। किस तरह से पर्वत स्थान और ऊंचाई उनकी याद रखना है। दार्जिलिंग कितनी है? ये जो मैंने दिया है यहाँ पे, दार्जिलिंग की 2050 है और ऊटी की 2250 है, तो बड़ा कौन हुआ? 2240। ठीक है, तो दार्जिलिंग की 2050 है और ऊटी की 2240, शिमला की 2202 और डलहौजी की 1970। अगर हम बात करें आगे, देखो हमारे लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन और है, फिर करते हैं हम लोग आगे। पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक किसकी है? ऊटी की याद रखना मेरे भाई। ठीक, ऊटी की इतनी 2240 है। उसके बाद अगर सेकंड पे रखना चाहोगे तो ना शिमला रखोगे, शिमला, ऊटी, मनाली, ये सब आप याद रखेंगे आगे। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निम्न में से किस एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। यानी कि बात करें निम्न में से किस एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की
स्तुति संस्तुति क्या लिखा हुआ है, संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत राज से, आयंगर समिति केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से तथा ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। ये आपको याद रखना। अगला है वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ व्रत यानी कि श्रेणी में किसे ऑस्कर प्राप्त। ये तो हमारा करंट का है तो इसको नहीं देंगे, ठीक है। इसका आंसर वैसे याद रखो, कौन है, आसिफ कपाड़िया, ठीक है, आसिफ कपाड़िया। आगे बात करते हैं हम लोग। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने रुपए से बढ़ाकर कितनी की गई। ये समाजवादी जो हम कह सकते हैं, अब ये सरकार नहीं है तो ये योजना समाजवादी सरकार में चालू हुई थी। कितनी उन्होंने बढ़ा दी थी पेंशन, तो आपको याद रखना है। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ, यहाँ पे 300 से 400 रुपये हो गई थी, लेकिन अब ये 1000 समथिंग है वृद्धावस्था की 3 महीने में। जो भी हो आप कमेंट करिएगा। मैंने अभी पढ़ा था करंट में कि पहले अभी मतलब अखिलेश की सरकार में 300 से 400 हुई और फिर बीच में अभी ये 500-600 लगभग हुई थी। फिर अब आज के टाइम में जो पेंशन इनकी लोगों की है तो हम कह सकते हैं 1000 3 महीने में है लगभग। आई थिंक मैं इसको कल आइडिया करके बताऊँ। हाँ देखो ये मिल गया आंसर। तो हम कह सकते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में समाजवादी सरकार ने, उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग 2016 की, पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई थी। ज्ञातव्य है कि अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की धनराशि 1000 रुपये कर दी गई, मतलब 1000 रुपये अब दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा तो करंट का नहीं है, पिछला है, लेकिन अगर आज की डेट में पूछा जाता है तो आप ये आंसर करेंगे 400 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई, ठीक है। ये कब की गई, ये हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार में की गई है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारा करंट का था उस समय जब पेपर हुआ था। वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिए गए थे, ये भी करंट का है, छोड़ दो। श्री जेस रविंद्र थे, इसको करंट में लेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बाबरनामा बाबर की बुक है, सही बात है। शाहजहांनामा किसकी है, ये बोलो, मोहम्मद ताहिर की है। शाहजहांनामा यही तो गलत है, बोला गया है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो 75वां क्वेश्चन, यार मुझे डाउट लग रहा है कि आंसर ये इसमें मैच कर रहा हूँ, तो सी ऑप्शन है। कौन सा सुमेलित नहीं है, बाबरनामा, बाबर और शाहजहांनामा, नाम शाहजहां नाम लिखा है, नामा नहीं है, ठीक है, नाम। तो ये शाहजहां नाम, हम सोच रहे थे इसको शाहजहां नामा, क्योंकि शाहजहां नामा शाहजहां की मतलब है, तो यहाँ पे शाहजहां नाम है, इसी वजह से ये मोहम्मद ताहिर की है। और हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसकी है, बोलो, हुमायूं नामा हुमायूं की, और तुजू के जहांगीर जहांगीर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यहाँ से सी ऑप्शन, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, हुमायूं नामा, ठीक है। इसमें बाबर नामा बाबर की है, शाहजहां नामा, ठीक है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान की है, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा जो लिखी गई है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है, इसी वजह से हुमायूं नामा हुमायूं ने खुद नहीं लिखी है, क्योंकि हुमायूं नामा हुमायूं की पुस्तक है तो इन्होंने खुद नहीं लिखी, वो लिखी इनकी हम कह सकते हैं बहन ने लिखी है, जिनको आप जानते होंगे उनका नाम था गुलबदन बेगम। और शाहजहांनामा शाहजहां की जीवन बायोग्राफी है, जीवन कथा के बारे में मोहम्मद ताहिर ने लिखा है। बाबरनामा बाबर ने लिखी है, लेकिन खुद नहीं लिखी, लिखवाए है, लेकिन उसका नाम मेंशन ना करके बाबर ने ही नाम मेंशन करवाया अपना। तो हम बाबरनामा बाबर ने लिखी कह सकते हो, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लोगे। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन से है, डायरेक्ट मिल जाए कहाँ पर, आप वहीं पे लगा दीजिए। 368 की बात हो रही है, ठीक है, तो संविधान संशोधन, ठीक है, 368 संविधान संशोधन के लिए आप इस अनुच्छेद को याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ ये कंप्यूटर के क्वेश्चन 1-2 आ जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब तो ज़्यादा ही आता है कंप्यूटर। किस कंप्यूटर को कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण
ऑल एक चयन होता है, तो आपको पता है कंट्रोल प्लस ऑल, जिसको बोलते हैं CTRL प्लस ए का मतलब ऑल होता है, तो उसने बोला संपूर्ण मतलब ऑल। इंग्लिश में क्या लिखा, इसको डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट विच कीज शुड बी प्रेस्ड इंटायर, इंग्लिश में बोला जाएगा इंटायर, और लेकिन अब थोड़ा याद करने के लिए ये बोलेंगे कंट्रोल प्लस ए का ये यूज करते हैं, जो कि यहाँ दिया गया है। बाइनरी संख्या 2 1000 क्या लिखा हुआ है, 1011 का दशमलव समतुल्य बताओ, कैसे निकालोगे। अगर इसको मैं बताना चाहूँ तो 1011, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो 20, ठीक है, पावर लेकर करनी पड़ती है। तो फिर क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 0 से क्या मिलेगा, वहाँ 1 ही मिलेगा, तो हमारा देखो 1, मतलब ये श्योर है कि लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। आगे बात करें 2 की पावर 1, मतलब हमारा प्लस का क्या रहेगा 2 रहेगा, और फिर उसके बाद 2 की पावर 2 मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, कुछ लेना नहीं है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करना है इसमें ना, तो 8 हम फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 2 10 10 1 11 बन गया हमारा। बाइनरी संख्या जो होती है दशमलव निकालना तो ईजी है, लेकिन दूसरा आ जाता है हेक्साडेसिमल ऑक्टल, तो वो कठिन होता है। ये ईजी है थोड़ा सा, मतलब कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर फिलहाल हमें क्या राइट से चलना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है, ये लेफ्ट मतलब लेफ्ट से चल रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, हाँ कह सकते हो, क्योंकि वो हमारा नंबर ही सेम हो रहा है, इसी वजह से। आगे बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है। तो इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो है, और P मतलब होता है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। UR का मतलब होता है, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बहुत सारे लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, भैया रिसोर्सेज कहीं से हमें प्राप्त होते हैं, हम जिन पर निर्भर हैं वो रिसोर्सेज पर निर्भर हैं। और ये अगर मैं बात करूँ आपसे कि हमारे ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज क्या है, तो आप बताएंगे ऑब्वियसली हमारा सन है, सूरज है। तो ऐसे ही रिसोर्सेज नहीं हम कह सकते हैं, रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज कोई नाम नहीं कंप्यूटर में यूज हुआ है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन में भी मिलेगा रिसोर्सेज, बहुत से बच्चे करके आएंगे, लेकिन नहीं, याद रखना है सही से। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और PP का जैसा मैं बता चुका हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और EPF जो होता है कर्मचारी भविष्य निधि। ये कंप्यूटर में ऐसी कोई बात नहीं होती, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपको बताना है किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी नहीं है। तो परमानेंट क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होती हैं उन्हीं को मेन मेमोरी बोलते हैं, और प्राइमरी मेमोरी में हमारे कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रोम जो है हमारा आंसर होगा। ये हमारी क्या करती है, परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, और ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, इसमें एक बार लिख सकते हो, दोबारा इसे मिटाकर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ रैंडम में दोनों हमारे पॉसिबल है। परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो इसमें एक बार लिख दोगे दोबारा हम मिटा नहीं सकते, लेकिन रैंडम मतलब कभी भी मिटा और हटा सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन एक बार जब लिख गया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टोरेज की जो परमानेंट मेमोरी है रोम को ही बोला जाता है। अगर हम बात करें रोम क्या है, परमानेंट मेमोरी है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये हमारी अस्थायी होती है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारी कौन सी है, अस्थायी है, और ये क्या है, स्थायी है, क्योंकि इसका नाम है रीड ओनली। सिर्फ ओनली आया इसी वजह से हम कह सकते हैं केवल और केवल पढ़ने के लिए। रैंडम मतलब कभी कभार कुछ भी हो सकती है वो, इसीलिए वो बदलती रहती है, ये डायनेमिक हम कह सकते हैं इसको।
तो इस तरह से ये भगवान करे याद रहे आपको, हम सबको, और पेपर फोड़ के आए। ठीक है, तो दोस्तों बढ़िया लगा सेशन, बढ़िया कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में जो रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।